सालों से ऐसे खतरनाक और विशालकाय दानव जो घने फॉरेस्ट में रहा करते थे, वो तो इंसानों को चींटे की तरह समझते हैं। कहा जाता है कि इनके पास दैविक शक्तियां भी मौजूद होती हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत हो रही थी एक घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जिसके बीचों बीच एक घर मौजूद होता है। अब उसी जगह पर हमें मारिया और इवान नाम का एक कपल दिखाया जाता है। वो दोनों तो इतने सालों बाद उस जगह पर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। अब मारिया यहाँ अपने बॉयफ्रेंड इवान को एक लॉकेट दिखाती है जो कि उसे फॉरेस्ट में ट्रेवल करते दौरान जमीन पर गिरा मिला था। उसे ये बहुत अच्छा लगा तो उसने अपने पास रख लिया। लेकिन इवान जो बहुत ज्यादा पैसों का लालची था, वो तो मारिया से कहने लगा कि अगर हम इसे ब्लैक मार्केट में बेचेंगे तो हो सकता है कि हमें काफी सारी मनी मिल जाए। पर मारिया को ये लॉकेट बहुत अच्छा लगने लगा था। वो तो इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहती। दोनों के बीच में थोड़ी डिस्कशन होती है, लेकिन अब मारिया घर के अंदर गाना सुनने लगी और इवान बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। उन दोनों को यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये वेकेशन उनका बहुत अच्छी तरीके से जाए, पर उनके लिए तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। इवान जब बाहर खड़ा ही था तभी उसे झाड़ियों के बीच में से कुछ तो आवाज आती है। उसी आवाज को जब वो फॉलो कर रहा था तो उसकी नजर गई दो बड़ी बड़ी आंखों पर, और शॉकिंग बात ये हुई कि वो दोनों बड़ी और चमकीली आंखें लगातार उसे ही घूर रही थी। इवान को एक समय पर तो काफी डर लगता है, इसीलिए वो वापस जाने का ट्राई कर रहा था। लेकिन अचानक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ और आसपास की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। इवान समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और अब थोड़ी ही देर में आसपास रखे हुए सारे डस्टबिन गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था कोई अनजान सी शक्ति है जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। इवान ने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई जंगली जानवर आ चुका है, इसीलिए वो मारिया को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रहा था। पर उसे क्या पता कि मारिया ने तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी है। वो तो गाने के साथ डांस करने में बिजी थी। अब थोड़ी देर बाद मारिया जब घर के अंदर घूमती है और उसे पता चला कि इवान घर में नहीं है, तो वो भी बाहर निकलकर उसे आवाज देने लगी। हमें तो फॉरेस्ट के अंदर इवान दिखाया जाता है जो कुछ ढूंढने के लिए कुछ दूरी पर पहुंच चुका था। इवान के हाथ में जो टॉर्च लाइट थी वो अचानक खराब होना स्टार्ट हो गई, और जैसे ही वो उसे ठीक करते हुए ऊपर की तरफ करता है तो वहाँ पर एक विशालकाय चेहरा उसे दिखाई दे रहा था। वो इतना ज्यादा बड़ा और खौफनाक होता है कि इवान वहाँ से भागने लगा। यहाँ घर के पास मारिया को भी वो दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। वो तो उन्हें देखते हुए एकदम खो गई, जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। पर अच्छी बात हुई कि उस जगह पर इवान आ गया और मारिया को तुरंत ही यहाँ से भागने के लिए कहा। मारिया के चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था और वो कुछ समझ नहीं पाती। तभी अगले ही मोमेंट में कोई अनजान शक्ति उसे पकड़कर खींचने लगती है। मारिया को तो वो अनजान शक्ति घने फॉरेस्ट में खींचते हुए लेकर चली गई। बेचारा इवान एकदम स्तब्ध रहकर देखता ही रह गया। अब यहाँ इस डरावने मोमेंट को कई साल बीत जाते हैं। हमें अब कुछ रिसर्चर्स की टीम दिखाई जा रही थी जो उसी जगह पर आ चुके हैं कुछ पता करने के लिए। बात ये थी कि अब चारों तरफ ये खबर फैल गई होती है कि फॉरेस्ट में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन मॉन्स्टर्स को बिगफुट कहा जाता है, जो पौराणिक कथाओं से चले आ रहे हैं, और अफवाहें बहुत ज्यादा फैली हैं कि आसपास के फॉरेस्ट में वो मौजूद हैं। तो इसीलिए इन सारे रिसर्चर्स का यही काम है कि बिगफुट के रहस्य का पर्दाफाश करना। अब उस टीम में टोटल 5 लोग होते हैं, जिनमें से ओजी, क्रिश और जैक मौजूद थे। क्रिश की गर्लफ्रेंड इजाबेल और उसकी फ्रेंड लिली भी होती है। उनके साथ एक प्रोफेसर भी था जो इस पूरे टूर में उन्हें गाइड करने वाला था। उन लोगों ने जल्द से जल्द फॉरेस्ट के बीचों बीच एक घर को अरेंज कर लिया और उसी के अंदर रुककर वो अपनी रात गुजारेंगे। पर वो सब इस बात से एकदम अनजान थे कि एक बहुत ही बड़ा खतरा उनका वेट कर रहा है। अब उन पूरे लोगों में ओजी नाम का ये आदमी होता है जो मानता था कि बिगफुट होते हैं। बाकियों को पता नहीं क्यों ये सारी एकदम बेतुकी बात लगती है। वो सब तो यहाँ पर सिर्फ अपनी रिसर्च करके थीसिस कंप्लीट करने आए थे। हमें तो अब क्रिस नाम का वो आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड इजाबेल से बातचीत कर रहा था। क्रिस इजाबेल के अलावा बाकियों को बिल्कुल नहीं जानता, इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस होता है। लेकिन इजाबेल उसे कंफर्टेबल करते हुए कहती है कि यहाँ पर सब अपने हैं, हम सब रिसर्च के लिए आए हैं, तो जल्द से जल्द इसे खत्म करके वापस लौट जाएंगे। अब अगले दिन से ही उनकी उस फॉरेस्ट में रिसर्च चालू हो जाती है। वो सभी लगातार एक रास्ते पर बढ़ रहे थे, ये सोचकर कि उन्हें बिगफुट दिखाई देगा। पर ओजी ने यहाँ बिगफुट के बारे में कई सारी रिसर्च पहले से करके रखी थी। वो कहने लगा कि बिगफुट कभी भी फॉरेस्ट के बीचों बीच से चलते हैं, यानी पेड़ पौधों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए। तो उन्हें सीधे ना जाते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाकर देखना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ अब लिली थोड़ा सा फॉरेस्ट के और अंदर चली जाती है। अचानक अब सामने की तरफ उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि इवान है। इवान लगातार लिली को यही कह रहा था कि फॉरेस्ट में खतरा है, इसीलिए तुम सब यहाँ से जल्द चले जाओ।
पर लिली उसे एकदम पागल समझकर इग्नोर कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ ट्रेवल करते दौरान जैक को अचानक जमीन पर पड़ा हुआ एक स्केलेटन दिखाई देता है जो ऑब्वियसली किसी इंसान का था। जैक इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और तुरंत ही उजी और इजाबेल वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने भी स्केलेटन को देखा और काफी घबरा गए। जैक तो कहने लगा था कि उन्हें इस चीज के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन उजी का मानना ये होता है कि हमें ये कुछ दिन बात करना चाहिए क्योंकि इससे तो उनकी रिसर्च को भी बंद किया जा सकता है और अगर बाकियों को भी ये बात पता चलेगी तो वो काफी पैनिक हो जाएंगे। तो अच्छी बात यही होगी कि ये सारी चीजें कुछ समय तक छुपाई जाए। उजी और जैक तो अब वहाँ से जाने लगे थे, तभी इजाबेल की नजर उसी स्केलेटन पर पड़ी। वो देख पा रही थी कि स्केलेटन के गले में एक बहुत ही अच्छा पेंडेंट लटका हुआ है। वो बिना किसी को बताए उस पेंडेंट को निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। हमें आइडिया है कि हमने ये पेंडेंट शुरुआत में कब देखा था। अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी तो सभी लोग घर के अंदर आकर चिल करने लगे। अब यहाँ क्रिस जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था वो लोगों को अपनी बातों से और ज्यादा बोर करने लगा। इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड इजाबेल भी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसीलिए अब उसने वहाँ से निकलने का बहाना बनाया और जैक से कार की चाबी मांग ली। वो कहने लगी कि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। इजाबेल तुरंत ही वहाँ से चली गई और देखते ही देखते बाकी लोग भी अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। यानी सभी के सभी क्रिस को काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे थे। शायद क्रिस भी अब तक ये सारी बातें समझ गया था। क्रिस अकेले क्या करे इसीलिए वो आसपास घूमने लगा और तभी उसे एक बुक शेल्फ दिखाई देता है जिसमें से वो एक ब्लैक बुक निकाल ले रहा था। उस ब्लैक बुक को जब वो पढ़ने लगा तो उसके अंदर कई सारे अजीब क्रिएचर्स के बारे में बताया गया था। उसमें लिखा होता है कि ऐसे ही ब्लैक क्रिएचर फॉरेस्ट में मौजूद है और वो तो अपना एक कर्स पेंडेंट किसी लड़की को देता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद क्रिस को सब बहुत ज्यादा रियल लग रहा होता है, पर फिर भी वो इसे एक कहानी समझकर इग्नोर करने लगा। यहाँ पर अब ओजी और प्रोफेसर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ओजी ने तो प्रोफेसर से डायरेक्टली पूछ लिया कि ये सारी जो कहानियां हैं बिगफुट और उन मॉन्स्टर्स के बारे में, तो क्या ये सच है, यानी फॉरेस्ट में सच में इस तरीके के मॉन्स्टर्स रहते हैं। प्रोफेसर तो इस बात पर श्योर नहीं थे और ये बोल रहे होते हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल भी हो सकती है। तभी अचानक प्रोफेसर को कुछ इंपॉर्टेंट बात याद आई और वो वहाँ से तुरंत ही बाहर की तरफ चले गए। इजाबेल तो तुरंत ही अब कार के पास पहुंचकर उसे ओपन करती है, तभी उसे सेम आवाजें सुनाई दी जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इजाबेल का उस पर ध्यान जाता है, इससे पहले वहाँ पर प्रोफेसर आ गए थे। प्रोफेसर इजाबेल को कहते हैं कि मुझे भी नेटवर्क वाले एरिया में लेकर चलो क्योंकि वो अपनी एनिवर्सरी भूल चुका है और अपनी वाइफ से उससे माफी मांगनी है। इजाबेल और प्रोफेसर तुरंत ही कार में बैठकर वहाँ से नेटवर्क वाले एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। हमें तो अब वॉशरूम में लिली को दिखाया जाता है जो शायद नहाने जा रही थी। बाहर की तरफ क्रिस खड़ा हुआ था जो अंदर आने की जिद करता है, पर लिली ने साफ मना कर दिया। अब जब वो प्रिपेयर कर रही होती है तभी लगा कि कोई उसे देख रहा है और खिड़की खुली हुई थी तो उसने जाकर तुरंत ही बंद कर दिया। पर अगले ही मोमेंट में लिली नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और ये इवान ही था जिसने लिली पर तुरंत ही हमला कर दिया। लिली चिल्ला भी नहीं पाई और वो उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ कार के अंदर इजाबेल और प्रोफेसर बात कर ही रहे थे, तभी इजाबेल को सामने की तरफ कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो तो एकदम घबरा कर गाड़ी रोक देती है और प्रोफेसर को भी देखने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ प्रोफेसर को तो कुछ नहीं दिख रहा था। इजाबेल ने जब वापस देखा तो सच में वहाँ पर कोई नहीं था। वो इसे अपने आंखों का धोखा मानकर वापस से गाड़ी चलाने लगी। अब यहाँ ट्रेवल करते हुए उसे फिर से कुछ अजीब महसूस होता है, ऐसा जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब तुरंत ही इजाबेल की नजर जैसे ही साइड में गई तो कोई अनजान और डरावनी सी औरत उस पर चिल्ला रही थी। इजाबेल इतना ज्यादा पैनिक हो गई कि उसके कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो किसी पेड़ से जाकर टकरा गई। कार रुक चुकी थी, लेकिन इजाबेल नोटिस करती है कि साइड में तो उसके प्रोफेसर ही मौजूद है। फिर वो अनजान लेडी उस जगह पर कैसे आई? तुरंत ही अब साइड वाले मिरर पर एक अजीब सी आकृति सामने आती है। वो काफी डार्क और भयानक लग रही होती है, जिसने मिरर तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मिरर टूटते ही उसने नुकीले हाथ प्रोफेसर की तरफ डाले और उसे खींच लिया, यानी वो उन दोनों को अब नहीं छोड़ने वाली। इजाबेल इतना ज्यादा डर जाती है कि वो कार से उतरकर दूर जाने लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधकार और सन्नाटा था, यानी उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। दूर से अब इजाबेल को अंधकार में दो आंखें दिखाई देती हैं जो उसे लगातार घूरते जा रही थी। उसे तो कुछ आवाजें सुनाई दी और अचानक इजाबेल को कोई पकड़कर उठाने लग जाता है। ये कोई इनविजिबल शक्ति थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने इजाबेल को पूरा हवा में उठा दिया था और बेचारी का गला तोड़कर उसे मार दिया, यानी इजाबेल भी अब मर चुकी है। यहाँ घर के अंदर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और लिली ने दरवाजा नहीं खोला था। क्रिस को बहुत तेज टॉयलेट आई थी, लेकिन अभी भी वॉशरूम बंद होने के कारण वो बाहर जाने का डिसाइड करता है। उसने अपने सर पर लाइट लगाई ताकि अच्छी तरीके से दिखाई दे और अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गन भी अपने साथ लेकर चला गया।
क्रिस धीरे धीरे अंधकार में आगे बढ़ता है और एक पेड़ के पास जाकर आराम से वो चीज करने लगता है जिसके लिए वो आया था। पर अचानक उसे भारी भरकम पैरों की आवाज आती है। वो पैर उसके ठीक पीछे पहुंच गए थे और अब गुर्राने की आवाज आती है। क्रिस जैसे ही सारा काम रोककर पीछे मुड़ता है तो उस जगह पर एक विशालकाय दानव मौजूद था। उसने तो अपने बड़े बड़े हाथों से क्रिस का गला पकड़ा और उसे वहीं पर बुरी तरीके से मार दिया। यहाँ अब कैसे भी करके सुबह हो चुकी थी और हमें लिली दिखाई जाती है। इवान ने तो लिली के मुंह पर पट्टी बांध दी होती है और उसे कैद कर लिया होता है। इवान लिली को एक्चुअल में ये बता रहा था कि वो तुम्हारा यूज करने वाला है उस बड़े से दानव को पकड़ने के लिए। ये सब इसलिए क्योंकि इवान अपनी गर्लफ्रेंड मारिया की मौत का बदला लेना चाहता था और वो इसका पूरा जिम्मेदार उस बड़े से दानव को मानता है, यानी चाहे कुछ भी हो वो उसे पकड़ कर ही रहेगा। अब अगर ऐसी ही कहीं खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाएं जहां फॉरेस्ट के अंदर बिग फुट जैसे खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद हो और वो एक एक करके सभी को मारता जा रहा है, तो आखिरकार हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए जिससे हमारी जान बच जाए। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि बिग फुट चाहे जितना भी बड़ा मॉन्स्टर हो, उसका साइज जितना ज्यादा होगा उसे मूवमेंट करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है और ना ही अलग अलग डायरेक्शन में भागना है। इन सारे बिग फुट और मॉन्स्टर्स का नेचर अलग अलग जानवरों की जैसा ही हो सकता है, यानी अगर हम बहुत ज्यादा डर कर भागने लगे तो वो सेंस कर लेते हैं और हमारा और भी तेजी से पीछा करते हैं। तो ट्राई करना है कि हमें एकजुट हो जाना है और अपने आप को बड़ा दिखाना है। किसी भी अगर जानवर और उस मॉन्स्टर को ही अगर ऐसा लग जाएगा कि आप उससे ज्यादा बड़े हो तो वो आप पर हमला करने के बजाय वहाँ से भाग जाएगा। अब अपना साइज बड़ा दिखाने के लिए हम एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें करते हुए पेड़ों का सहारा लेना भूलना बिल्कुल भी मत। इस चीज से अगर काम नहीं बनता तो आग का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ऐसे कोई तेज स्मेल का जो चारों तरफ जल्दी फैल जाए, जैसे कि फ्यूल, पेपर स्प्रे या फिर स्मोक। फायर से तो हर कोई डरता है, इसीलिए ट्राई करें कि जब भी वो मॉन्स्टर आप पर हमला करने जाए तो एक मशाल जला लीजिए। उसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पाएगा। याद रहे आप जिस भी रास्ते से आगे बढ़ेंगे वहाँ पर ऑब्स्टेकल डाल दीजिए, जैसे कि कोई ट्रीज या फिर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। इससे होगा ये कि अगर बिग फुट आपका पीछा कर भी रहा है तो वो स्लो हो जाएगा। अगर वो मॉन्स्टर सच में आपके पास आ गया इन सारी चीजों के बावजूद तो ट्राई करें कि आप पानी में कूद जाए। बहुत सारे जानवर पानी में अच्छी तरीके से तैर नहीं पाते और वो उनसे दूरी बनाए रखते हैं। तो इन सारी चीजों में से कोई ना कोई टेक्निक तो आपकी जान बचा सकती है ऐसी कंडीशन में। लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर तो मॉन्स्टर के साथ साथ कुछ अलग ही चीज थी जो लोगों को अपने वश में करके लगातार मारते जा रही होती है। जैक और बाकी लोगों को घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो तुरंत ही चले जाते हैं। पता चला कि उस जगह पर इजाबेल खड़ी हुई है एकदम सदमे में। जैक और ओजी तुरंत ही उसके पास जाकर इजाबेल से पूछने लगे कि क्या हुआ। इजाबेल तो एकदम डरते हुए बताती है कि प्रोफेसर मर चुके हैं। ओजी ये देखकर एकदम चौंक गया क्योंकि क्रिस और लिली भी अपने कमरे में नहीं थे। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो कि बहुत ही खौफनाक है। तुरंत ही अब जैक और ओजी इजाबेल को लेकर फॉरेस्ट में चले गए बाकियों को ढूंढने के लिए। वो लगातार अपने साथियों को आवाज देते जा रहे थे कि वो उन्हें मिल जाए। थोड़ी ही देर के अंदर उन्हें क्रिस का रिप्लाई आता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लकीली क्रिस अभी भी जिंदा था और उसके ऊपर कई सारी लकड़ियों के टुकड़े होते हैं। तुरंत ही क्रिस को उठाया गया और उसे लेकर जाने लगे। क्रिस उन्हें साफ बताता है कि उसके ऊपर किसी बड़े से दानव ने हमला कर दिया था और अब दानव की बात सुनने पर उन्हें यही लगने लगा कि ये बिग फुट का काम हो सकता है। ट्रैवल करते हुए जैसे वो अपने बाकी साथियों को ढूंढने जाते हैं तभी इजाबेल ने उन्हें इशारा किया किसी की तरफ और ये प्रोफेसर की डेड बॉडी होती है जिसे बुरी तरीके से मार दिया गया था। इतनी बुरी हालत देखकर सभी जल्द से जल्द घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उन सारे लोगों को लगने लगा था कि ये बहुत ही गंदा काम उसी बिग फुट ने किया होगा, पर ओजी इस बात को डिफेंड करता है क्योंकि उसने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है बिग फुट यानी कि वो बड़ा दानव किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाता था। आज तक ऐसे कोई भी केसेस नहीं देखे गए हैं जहाँ पर बिग फुट ने किसी इंसान को मारा हो। अगर ऐसा होता तो वो हम सभी को एक साथ ही खत्म कर देता। तब जाकर क्रिस को एक इम्पोर्टेंट बात याद आती है जो उसने उस ब्लैक बुक में पढ़ा था। वो बुक ओपन करके दिखाता है उस ब्लैक सोल के बारे में जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इंसानों को बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल करके उन्हें मार देती है। उसी को अब जैसे ही उस ब्लैक सोल के बारे में पता चला तो वो एकदम दंग रह गया। वो बुक लेकर थोड़ा पढ़ता है और बताता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। ये उन लोगों की आत्मा को कंट्रोल करती है जो बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं। इन चीजों के लिए वो अपना एक पेंडेंट किसी ऐसे इंसान को देती है जो उसका इंटरमीडिएटरी बन सकता हो, यानी वो ब्लैक सोल उसके ही थ्रू कई सारे लोगों को मारते रहेगी। ओजी की बातों से तो यही लग रहा था कि वो सब एक बड़े खतरे में है। अचानक अब इजाबेल की बॉडी एकदम से कांपने लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होती है। सभी को लग रहा था कि उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इसीलिए उसे कमरे में लेके जाकर वहीं पर सुला दिया गया।
अब हमें यहाँ दूर फॉरेस्ट में इवान दिखाया जाता है, जिसने कि लिली को एक पेड़ से बांध दिया था। ये इसलिए क्योंकि वो बिगफुट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था। इवान अब वहाँ से थोड़ी दूर पर चला गया और उसके पास तो एक गन भी होती है, यानी अगर बिगफुट लिली के पास आएगा तो वो उसे शूट करके मार देगा। खैर प्लान तो ऐसा ही था, लेकिन इवान को ये नहीं पता होता कि बिगफुट के अलावा वहाँ पर कोई और भी है। बेचारी लिली अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकामयाब होती है। इवान तो गन लेकर रेडी था, लेकिन तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आती है, ऐसा जैसे कि कोई अचानक गुजरा हो। वो बार बार पीछे देखता, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ देर इसी तरीके से बीतने के बाद एक बार फिर से पीछे से आवाज आती है। इवान ने जब इस बार देखा तो पता चला कि वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स हैं, और ये क्रिएचर्स बहुत ही खौफनाक थे, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं हमला करने के लिए। लिली जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो दूर से ये सारी चीजें देख रही होती है। क्रिएचर्स के गुर्राने की आवाज वो पूरा सेंस कर पा रही थी। तो अब लिली ने तुरंत ही अपने हाथ पैर छुड़ाए और वहां से भागना स्टार्ट कर दिया। वो एक मिनट भी इस खतरनाक फॉरेस्ट में गुजारना नहीं चाहती थी, लेकिन अल्टीमेटली उसका पैर किसी चीज से लग जाता है और वो गिर जाती है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो इवान की डेड बॉडी है, यानी उन खौफनाक क्रिएचर्स ने इवान की जान ले ली थी। लिली इतनी खतरनाक चीजें देखने के बावजूद भी वहां से भागने लग जाती है। अब हमें यहाँ कमरे के अंदर इजाबेल दिखाई गई, जो कि सो रही थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और उसे तुरंत ही कुछ आवाज आई। इजाबेल जैसे ही उठती है तो उसे दो आंखें दिखाई दी। वो अब इतना ज्यादा डर गई कि वो लाइट्स ऑन करके ही सोने लग जाती है, पर अचानक लाइट्स अपने आप ही बंद हो गई और उसे किसी के होने का एहसास होने लगा था, यानी कोई तो है कमरे में जो इजाबेल को चोट पहुंचाना चाहता है। अचानक दीवार पर बड़े बड़े सींग की परछाई बनने लगी थी। अचानक दीवार पर किसी की परछाई बनने लगी थी और ये सेम उसी ब्लैक सोल जैसी लग रही होती है, जैसा कि किताब में दिखा गया था। अब इजाबेल की नजर अपने टैबलेट पर जाती है, जिस पर कुछ टेक्स्ट अपने आप ही आने लगे थे। उसमें साफ लिखा रहा था कि तुम्हें सभी को मारना होगा। इजाबेल टैबलेट में अपने आप को देख पा रही थी और उसे लग रहा था कि कैमरा ऑन हो गया, लेकिन वो अपनी नजर जैसे ही घुमाती है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो कि टैबलेट में बन रही थी वो हंसने लगी, यानी वो इजाबेल के एकदम अगेंस्ट रिएक्ट कर रही थी। अचानक फिर से एक आवाज आने की वजह से इजाबेल की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे। उसे हर जगह पर काफी दर्द होता है और जैसे लग रहा था कि हड्डियां टूट रही हैं। वो अब डर के मारे अपना ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और वहीं पर सोने लग जाती है। पर जब वो उसे फिर से आवाज आई और वो ब्लैंकेट नीचे करती है तो किसी ने वो ब्लैंकेट पूरा ही खींच लिया था। इजाबेल को ऊपर की तरफ फ्लोट होता हुआ वही ब्लैक सोल दिखाई देती है, जो लगातार उसे घूरते जा रही थी, और अचानक इजाबेल की आंखें एकदम व्हाइट हो जाती हैं, यानी कहीं न कहीं वो ब्लैक सोल इजाबेल को अपने कंट्रोल में कर रही है। अब उजी और जैक जो कि कमरे में बैठे हुए थे, उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत ही देखने के लिए इजाबेल के कमरे में चली गई, लेकिन वो वहाँ से गायब थी। जैक अब तो दूसरी तरफ चला जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन ओजी उसी कमरे में रुककर इजाबेल को चारों तरफ ढूंढने लगा। बेड के नीचे भी वो देख लेता है, लेकिन इजाबेल उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी हमें अलमारी के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर पॉसेस हुई इजाबेल बैठी हुई थी। तुरंत ही वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे उतरती है और ओजी पर अटैक करने जाती है। इजाबेल का चेहरा पूरी तरीके से एक शैतान का बन चुका था। ओजी उसे मारने के लिए कुछ उठा लेता है, लेकिन इजाबेल अपने नॉर्मल रूप में वापस आकर उसे मारने के लिए नहीं कहती है। ओजी जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया तो फिर जाकर इजाबेल के अंदर वो आत्मा आ गई और तुरंत ही हमला कर दिया ओजी के ऊपर। ओजी को तो फाइट बैक करने का चांस ही नहीं मिलता। दूसरे कमरे में हमें क्रिस दिखाया गया, जो नोटिस कर पा रहा था कि विंडो के ऊपर कुछ लड़ने की आवाज आ रही है। वो तुरंत ही विंडो के पास पहुंचा तो एकदम दंग रह गया, क्योंकि दूसरी तरफ से एक खतरनाक क्रिएचर अपना सर पटक रहा है विंडो के ऊपर, यानी वो विंडो तोड़कर अंदर घुसना चाहता था। क्रिस अब काफी ज्यादा पैनिक होकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। उसने उस कमरे को एकदम से बंद कर दिया। तभी एंट्री होती है वहां पर लिली की, यानी लिली उन चीजों से बचकर घर में आ चुकी है। लिली क्रिस को समझा रही थी कि हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। कुछ ऐसी खतरनाक आत्माएं और चीजें हो रही हैं यहाँ पर कि हमारा रुकना यहाँ खतरनाक हो सकता है। पर क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड इजाबेल को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता था, लेकिन लिली जिसने मौत को इतने करीब से देखा होता है, वो उसे डांटने लगी कि ये समय रिलेशनशिप बचाने का नहीं है, तुम्हारी जान बची रहेगी यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्रिस के जिद के सामने लिली हार जाती है, इसीलिए वो दोनों मिलकर सबसे पहले इजाबेल को ढूंढने लगे। अब जैक जैसे ही इजाबेल को ढूंढ रहा था और वो ठीक बाहर चला जाता है, तभी पीछे की तरफ से पॉसेस हुई इजाबेल आ गई थी, यानी अब जैक के भी बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्रिस जब एक छोटा सा वेपन लेकर आगे बढ़ रहा था तो उसे कुछ आवाज आने लगी। वो जब घर के बाहर दिख रहा था तो पॉसेस हुई इजाबेल जैक को मारकर खा रही है। वो इतना ज्यादा डर गया कि तुरंत ही पीछे हटा। इजाबेल की नजर जैसे ही क्रिस पर पड़ी तो वो उसके ऊपर झपट्टा मारने आई, लेकिन क्रिस ने वो दरवाजा बंद कर दिया था। क्रिस तो अब बहुत ही ज्यादा डर के मारे कमरे की तरफ
भागता है। पता चला कि कुछ खतरनाक क्रिएचर्स घर के अंदर घुस चुके हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तुरंत ही पीछे की अलमारी ओपन हो गई और किसी ने क्रिस का मुंह पकड़कर अंदर खींच लिया, लेकिन बाद में राहत की सांस लेता है क्योंकि ये लिली थी। लिली उसे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहती है। उसी कमरे में वही खतरनाक क्रिएचर्स आसपास घूम रहे थे। शायद उन्हें सेंस हो चुका था कि यहाँ पर कोई तो है, लेकिन बिल्कुल आवाज ना करने की वजह से वो यहाँ से चले गए। अब थोड़े समय के बाद जब माहौल एकदम शांत लगता है तो वो दोनों बाहर निकलते हैं। लिली बता रही थी कि हमें गाड़ी की मदद से यहाँ फॉरेस्ट से दूर जाना है, पर जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एक और क्रिएचर सामने ही था। लिली ट्राई कर रही थी कि वो कमरे का दरवाजा ओपन करके दूसरी तरफ से निकल जाए, लेकिन यहाँ क्रिस का एक वेपन नीचे गिर गया जिससे आवाज हो गई। वो क्रिएचर उनकी तरफ भागता हुआ चला आया। लिली तो अब बाहर निकल गई थी, लेकिन बेचारा क्रिस नीचे वाले कमरे में आकर खुद को बंद कर लेता है। उसे लग रहा था कि वो बच गया, लेकिन साइड में ओजी की डेड बॉडी को वही क्रिएचर खा रहा था। उसे बिना पता चले क्रिस कैसे भी करके विंडो से नीचे कूद जाता है। साइड वाले रास्ते की तरफ लकीली उसे लिली मिल गई थी। लिली उसे बताती है कि मैंने इवान की कार देखी है, इसीलिए वो उसका यूज करेंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। दोनों जल्द से जल्द उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इवान की डेड बॉडी थी और लिली ने गाड़ी की चाबी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। दोनों एकदम से अनजान थे कि चारों तरफ से कई सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लिली को अभी तक चाबी नहीं मिली, जो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, और अब शायद बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। उन क्रिएचर्स के झुंड ने दोनों पर हमला कर दिया। सबसे पहले तो वो लिली को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाती और अंत में अपना दम तोड़ देती है। अब यहाँ ताजुब की बात ये हुई कि उन क्रिएचर्स ने क्रिस को नहीं मारा, वो उसे जिंदा ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। क्रिस जब लिली के पास पहुंचा तो पता चला कि वो मर चुकी है। उसे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि अब उसके फ्रेंड्स में से कोई जिंदा नहीं बचा। क्रिस तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्रिस को तो अब यहाँ कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। दूर घने जंगलों में हमें वही दो आंखें दिखाई दी जो उसी ब्लैक सोल की थी, यानी वो उस जगह पर पहुंच चुका है और शायद क्रिस की भी जान ले लेगा। लेकिन तभी क्रिस के पीछे से कोई बड़ी आकृति बाहर निकली। ये कोई और नहीं बल्कि बिग फुट था, जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां आया होता है। बिग फुट ने क्रिस को कुछ नहीं किया, बल्कि वो साइड से होते हुए उन क्रिएचर्स के पास जाने लगा। अब ऐसा लग रहा था कि शुरुआत से ही बिग फुट उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जितने भी लोगों के सामने वो आया है वो एकदम सुरक्षित थे। उन्हें तो मारने वाली एक्चुअल में वो ब्लैक सोल थी, जो अपने इतने सारे क्रिएचर्स की मदद से उन पर हमला कर रही थी। अब ब्लैक सोल सबसे पीछे होती है और उसके सामने कई सारे उसके क्रिएचर्स थे। बिग फुट लेकिन डरता नहीं और तुरंत ही उनकी तरफ भागने लगता है। सभी क्रिएचर्स के सामने आकर वो उन्हें मारने लगा और एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। जितने क्रिएचर्स मरते जा रहे थे, ब्लैक सोल की शक्तियां उतनी कम होती जाती हैं। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब बिग फुट ने अपनी ताकत की मदद से उन सभी क्रिएचर्स को मार दिया होता है। ब्लैक सोल के पास अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी, इसीलिए वो अंधेरे में गायब हो जाती है। यानी बिग फुट ने उस खतरनाक ब्लैक सोल को हरा दिया है। यहाँ धीरे धीरे सुबह होने लगी थी और क्रिस अपनी जान बचाकर वहाँ से दूर जा रहा था। क्रिस के दिमाग में सिर्फ एक ही था कि उसे गाड़ी लेकर यहाँ से दूर जाना है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद आखिरकार उसे इवान की कार मिल ही गई और वो उसे ऑन करके उसके अंदर बैठ जाता है। जैसे ही वो चालू करने गया तो पता चला कि सामने की तरफ इजाबेल आ चुकी है और वो अभी भी ब्लैक सोल के पोसेशन में थी। इजाबेल क्रिस के पास बढ़ रही होती है उसे मारने के लिए। क्रिस तुरंत ही बाहर निकलता है और पीछे वाले रास्ते पर चला जाता है। उसने जरा भी लापरवाही की तो इजाबेल उस पर अटैक करके मार देगी, पर क्रिस ने अपने इमोशन को काबू किया और तुरंत ही गैसोलीन लेकर उसके बॉडी पर डाल दिया। वो जल्द से जल्द उसे आग लगा देता है, जिससे कि इजाबेल की बॉडी जलने लगी। क्रिस ने तुरंत ही वहां से निकलने का ट्राई किया और गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। तभी सामने की तरफ उसे बिग फुट दिखाया जाता है, जो रास्ता क्रॉस कर रहा था, लेकिन वो उसे बिल्कुल चोट ना पहुंचाए वहां से फॉरेस्ट में चला जाता है। क्रिस भी ये पूरी तरीके से समझ गया कि बिग फुट हमारे दुश्मन नहीं है, वो इंसानों को तो बुरी आत्माओं से बचाते हैं। एक तरीके से वो इस पूरे फॉरेस्ट के रखवाले हैं। अब क्रिस का रास्ता एकदम साफ था, वो यहाँ से कहीं भी जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मानकर वो बाहर निकल गया। वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी वो पूरी कार एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि उसमें कई सारे फ्यूल लीक हो रहे थे और उसमें आग लग गई। इस पूरे प्रोसेस में बिग फुट ने उसका साथ नहीं दिया होता। ये तो क्रिस का ही लक था कि जो उसकी जान बच गई। क्रिस बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और धीरे धीरे वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे से हमें कोई आता हुआ दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि इवान था, जिसके बॉडी पर उसी ब्लैक सोल ने कब्जा कर लिया होता है। इवान के हाथ में वही पेंडेंट होता है जो कि ब्लैक सोल लोगों को दिया करती। एक तरीके से देखा जाए तो उस ब्लैक सोल के लिए ये पेंडेंट इंसानों को कंट्रोल करने का तरीका है। जो भी इसे पहनेगा वो उसके कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्रिस भी अब इवान को देखकर उसके पास बढ़ने लगता है। इवान की आंखें बदल चुकी थी, यानी ब्लैक सोल उसे कंट्रोल कर रही है। वो कहने लगा कि तुम्हें इस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा।
जाऊंगा, वरना वो ब्लैक सोल कभी भी मर नहीं पाएगी। अब यहाँ देखकर ये पता चल रहा था कि इवान उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है, पर क्रिस जिसने इतनी खौफनाक चीजें देखी थी वो तुरंत ही अपना फावड़ा उठाता है और हमला कर देता है इवान के ऊपर। इवान तो वहीं पर कटकर मर गया था, लेकिन वो पेंडेंट अभी भी नीचे गिरा हुआ है और जो कोई भी उसे टच करेगा ब्लैक सोल उसे कंट्रोल करेगी। क्रिस तो अब उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगा। होपफुली अब वापस से वो कभी इस जगह पर आएगा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ से एक कार गुजर रही थी, इसीलिए उसने हाथ दिखाया। पता चलता है कि कार के अंदर वही बूढ़ा आदमी है जो उन्हें इस जगह पर आने से पहले मिला था। उसने तो इन्हें इन्फॉर्म भी किया होता है कि वहाँ पर मत जाओ, फिर भी ये सभी लोग यहाँ पर आए और अपनी जान गंवा बैठे। तुरंत ही वो बूढ़ा आदमी क्रिस को अपनी कार में बिठाता है और वहाँ से दूर लेकर चला जाता है। हमारी भी ये खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।